चलिए हेलो दोस्तों, आप लोग के कल क्लास चला था। बायोलॉजी का फंडामेंटल बता रहे थे, बायोलॉजी के अर्थ के बारे में बता रहे थे कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी को कल हम 3 ब्रांच के बारे में बतलाए थे। जी बच्चे ने कल के क्लास नहीं किए थे, थोड़ा सा फंडामेंटल में बता देता हूँ कि कल बतलाए थे कि साइंस को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। साइंस को जो है वो 3 भागों में किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहले था फिजिक्स, उसके बाद बतलाए थे आप लोग का फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, उसके बाद था बायोलॉजी। आप लोग के फिजिक्स के हिंदी बतलाए थे भौतिकी विज्ञान, के बाद बताए थे रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र भी लिख सकते हैं, और इसके बतलाए थे जीव विज्ञान। आपको बतलाए थे बेटा कि इसमें जीव विज्ञान में दोस्तों जीवों के बारे में पढ़ने मिलता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको निर्जीव के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। निर्जीव के बारे में इसमें लिविंग के बारे में पढ़ने के मिलता है। इसमें नॉन लिविंग और इसमें लिविंग के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। एक चीज और दोस्तों, फिजिक्स का जो जनक है, फादर हैं के नाम से जाना जाता है, वह सर आइजक न्यूटन साहब हैं। और केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो हैं लेवोजियस। और बायोलॉजी के जो फादर हुए वे हुए एरिस्टोटल यानी अरस्तु। आपको एक चीज़ और बतला देता हूँ कि सारा चीज़ फंडामेंटल कल के क्लास में हो गई थी, और कल ये भी चीज़ आपको हम बतला दिए थे कि जीव होता क्या है, जीव का लक्षण क्या होता है। बारी बारी से लक्षणों को प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना था, जिसमें कल हम प्रॉपर्टी के बारे में बतलाए थे कि रिस्पायरेशन बहुत जरूरी है। जीवों का जो बना होता है शरीर वो कोशिकीय संगठन होता है। जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, और पहला कोशिका जो बनने वाला है वो पहला कोशिका होता है आप लोग का जाइगोट, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज सेल डिवीजन कर युग्मनज जो रहता है यानी युग्मनज यानी जाइगोट जो होता है, जाइगोट सेल डिवीजन करता है। मानते ये जाइगोट है, जाइगोट क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन करने के बाद ये सेल डिवीजन किया, जाइगोट सेल डिवीजन किया। सेल डिवीजन करने के बाद इसकी जो ग्रुप बनती है वो कहलाता है टिश्यू, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं, ऊतक। और ऊतक का एक ग्रुप बनेगा, ऊतक का जो ग्रुप बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन्स, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग। जैसे नाक मेरा एक अंग है, लंग्स मेरा एक अंग है, कान एक मेरा अंग है। क्या समझे, ये सारा अंग जिसका कार्य जो होता है सबका अलग अलग होता है। क्या समझे, और ये अंग मिलकर ये अंग का ग्रुप बनेगा। जब ये अंग का ग्रुप बनेगा तो ये अंग का ग्रुप बनकर मिलेगा ऑर्गन सिस्टम। वो बनता है ऑर्गन सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंग तंत्र। ये सिस्टम बट जो होता है ऐसा ही नहीं बनता है। जब बहुत सारे अंग मिलकर एक कार्य करता है, जब बहुत सारे अंग मिलकर एक कार्य करता है तब वे कहलाता है सिस्टम। जैसे मैं एग्जांपल्स में आप लोग का समझाना चाहूँगा कि भोजन का डाइजेटिव, जैसे फूड का डाइजेटिव, भोजन का पचना। जब भोजन को पचने के लिए सबसे पहले हम लोग भोजन को कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं,
और भोजन को मुंह में लेने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फूड पाइप में जाता है, और फूड पाइप के बाद कहा जाता है फूड पाइप में जाता है, और फूड पाइप के बाद हमारा कहा जाता है पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद कहाँ जाती है, छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के बाद कहाँ जाती है, तो बड़ी आंत में जाती है। और ये विभिन्न अंग मिलकर एक ही कार्य करती है, सिर्फ भोजन का पाचन करती है। सिर्फ दोस्तों क्या करती है, भोजन का पाचन करती है। इसीलिए बहुत सारे अंग मिलके अगर एक काम कहलाता है तो उसको हम लोग कहेंगे सिस्टम। इसीलिए बहुत सारे अंग मिलकर एक काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। और अंग तंत्र जो होता है इसका ग्रुप जब बनेगा, अंग तंत्र का जब ग्रुप बनेगा, अंग तंत्र का क्या बनेगा, ग्रुप जब बनता है इसका, अंग तंत्र का जब ग्रुप बनेगा तो बनेगा लिविंग बॉडी यानी जीवित शरीर। क्या बनेगा, जीवित शरीर। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले सेल का निर्माण होगा, और पहला सेल का निर्माण हुआ है जायगोट। पहला सेल का निर्माण जब जायगोट हुआ, जायगोट सेल डिवीजन करके बनाता है टिश्यू, यानी कहा जाए तो ऊतक बनाता है। और ये ऊतक का ग्रुप जब मिलता है, ऊतक का ग्रुप जब मिलेगा तो इसका ग्रुप मिलने के बाद कहा जाता है बनाता है क्या, अंग। यानी जैसे कहा जाता है बहुत सारे टिश्यू है, और ये टिश्यू बहुत सारे सेल डिवीजन करके टिश्यू बन गया। अब टिश्यू कहा जाता है कि बनेगा तो उसके बाद बनेगा अंग। जैसे कहा जाता है अंगुली, छोटी आंत, बड़ी आंत, फूड पाइप, मुंह, जीभ, इसमें क्या है, ये अंग है। और बहुत सारे जब अंग मिलकर एक कार्य करता है तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो बहुत सारे अंग मिलके बनता है क्या, ऑर्गन सिस्टम, जिसको अंग तंत्र कहते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक लिविंग शरीर यानी जीवित शरीर का निर्माण होता है। क्या समझे। तो इस चीज के बारे में हम आप लोग को कल शायद नहीं बतलाए थे कि सेल डिवीजन होता है, कैसे का होता है, लेकिन आज मैं आप लोग को बतला दिया कि कैसे आप लोग का सेल डिवीजन करके कैसे लिविंग शरीर बनता है। ये होता है हमारा एक सेल से, ये कहा जाता है जायगोट से बॉडी का निर्माण। हमारे बॉडी में जो लिविंग सेल है वो हमेशा सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन करने के बाद वो मालूम है क्या, टिश्यू बनाता है। उसका ग्रुप जब बनेगा तो टिश्यू बनेगा, और वह टिश्यू के ग्रुप से बनता है मेरा क्या, ऑर्गन्स। और वह ऑर्गन्स के ग्रुप से बनता है सिस्टम, जिसको कहते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से बनेगा हमारा पूरे लिविंग बॉडी यानी जीवित शरीर बनता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आपको हम बता चुके थे कि साइंस को 3 ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का हिंदी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी का जीव विज्ञान। इस सभी का फादर बताएं कि इसका न्यूटन, इनका आप लोग का केमिस्ट्री का लेवोजियस, और जीव विज्ञान का अरस्तु। थोड़ा सा केयर करेंगे जो आप लोग के बतलाए थे कि जीव शब्द का प्रतिपादन कल बतलाए थे हम आप लोग का कि जीव शब्द का प्रतिपादन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, लैमार्क एवं ट्रीवीरेनस जो वैज्ञानिक था वो रहने वाला था जर्मन का, और ये जो रहने वाला था वो कहाँ का था, फ्रांस का। ये दोनों ने 1802 ईस्वी में जीव शब्द दिए थे, जिससे जाकर बायोलॉजी का निर्माण हुआ। जीव का बताए थे हम बेटा कि जीव का दोस्तों बताए थे लक्षण। क्या बतलाए थे, जीव का बतलाए थे लक्षण कि जीव का लक्षण क्या है। तो कल जीवों का 10 लक्षण बताए थे। क्या है कि पृथ्वी पर 2 ही पाया जाता है, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग। तो जीवों का लक्षण बताए थे कि तब वो जीव कहलाता है, जिसमें 2 चीज कल हम बता दिए थे, कोशिकीय संगठन, और एक बतला दिए थे रिस्पायरेशन, जिसमें रिस्पायरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बाहरी वातावरण से, और हमारे बॉडी में उपस्थित सेल में उपस्थित ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर रिस्पायरेशन के द्वारा, निःश्वसन के द्वारा शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस प्रक्रिया में
कहा जाता है कि हम लोग श्वसन कहते हैं। और इसके बाद हम बतलाए थे कि बॉडी में ऊर्जा का निर्माण होता है और वह ऊर्जा हमारा बॉडी अवशोषित करके वह कार्य करता है और सेल डिवीजन करता है। अब हम लोग उसके बाद बतलाए थे कि हमारे बॉडी में कि प्रोटोप्लाज्म होना बहुत जरूरी है। तो प्रोटोप्लाज्म का हिंदी होता है जीव द्रव। सबसे पहले तो समझना होगा कि जीव द्रव कहते हैं किसको, तो सबसे पहले समझना जीव द्रव कहते हैं किसको। तो आपने कभी अंडा देखा होगा, ठंडा के मौसम में अंडा खिलाते हैं, चलिए मैं आपको, तो आपने अंडा देखा होगा कि, और अंडे को मैं बताता हूं कि अंडे इस प्रकार के होते हैं। कोई मत बोलना कि मुर्गा का अंडा है या काची का अंडा है, तो मैं आप लोग के बताता हूं ये अंडा है और ये अंडे का भाग है। अब सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि अंडे का अंदर एक झिल्ली होती है, अंदर एक क्या होती है, झिल्ली होती है। अंडे का अंदर एक झिल्ली होती है और झिल्ली के अंदर देखिएगा तो यहां पे एक क्या रहेगा मेरे दोस्तों, केंद्रक रहती है। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे तो इसमें द्रव होती है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म इसमें आखिर है तो कौन है। तो सबसे बाहरी जो भित्ति होती है एग का, ये मानते हैं कि एग है यानी अंडा है। अब ये अंडा है तो बाहरी भित्ति जो बना होता है, अंडे का बाहरी भित्ति वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 इसको। और इसके बाद जो झिल्ली होती है, इसके बाद झिल्ली होती है, तो याद रखिएगा हमने पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं। तो झिल्ली के अंदर और ये केंद्रक के बाहर, ये केंद्रक के बाहर ये बीच वाले जो ब्लैक पार्ट्स है, ये सभी के सभी क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ये बीच वाले जितने भी भाग है वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म है। यानी कहा जाए तो ये जितने भी द्रव्य अवस्था में जो पाया गया है झिल्ली के अंदर और केंद्रक के ऊपर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का डिफिनेशन अगर पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो कि आप जवाब कैसे दीजिएगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, याद रखिए प्रोटोप्लाज्म का इसका जो खोज किया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। बतलाएंगे सारा चीज जब सेल चालू करेंगे, तो अभी तो बतला दिए हैं कि जीवों के लिए जीव द्रव जरूरी है। तो अब प्रोटोप्लाज्म है यहाँ पे, तो केयर करिए कि प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा जो होती है वो 80% होती है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, 80% होती है। ये जीवों के लिए प्रोटोप्लाज्म बहुत ही जरूरी होती है। जीवों के लिए प्रोटोप्लाज्म बहुत ही जरूरी होती है। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार भी कहा जाता है। जीवन का आधार भी कहा जाता है। जीवन का आधार भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आया कि सर प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार किसने कहा, तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था हेक्सले। क्या नाम था, हेक्सले। एक हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला कि प्रोटोप्लाज्म को कि जीवन का आधार बोला। क्या बोला, जीवन का आधार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीवन का आधार किसे कहा जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म को यानी जीव द्रव को। अब जीव द्रव को किसने जीवन का आधार बोला, तो याद रखना हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवन का आधार पूछा। इसमें जल की मात्रा कितना % होती है, इसमें जल की मात्रा 80% होती है। अब लिखता है कि यहाँ पे कि प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटा गया है। प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटा गया है। प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है, जो मैं आप लोग के बतलाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप।
चलिए एक चीज का हो गया कि कंप्लीट। आप लोग के कभी पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर वाले भाग जो रहते हैं वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे मैं चलता हूं यहाँ पे कि प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटा गया है। प्रोटोप्लाज्म जिसका हिंदी होता है जीव द्रव, जिसका हिंदी होता है जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछेगा प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आप लोग का ठोस भाग और एक होता है आप लोग का तरल भाग। प्रोटोप्लाज्म को क्वेश्चन पूछेगा कि कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया, एक सॉलिड पार्ट्स और एक लिक्विड पार्ट्स। एक ऐसा सॉलिड पार्ट्स और एक होता है लिक्विड पार्ट्स। सॉलिड पार्ट्स को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में ठोस बोलते हैं और लिक्विड पार्ट्स को हिंदी में तरल भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरल भाग बोलते हैं या तरल भाग कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि तो ठोस भाग हो गया और ये तरल भाग। तो सर यहाँ पे आपने जो फिगर बनाया था जीव द्रव का, और जीव द्रव का इस प्रकार से बनाया था, देखना ये था एग, एग के अंदर था ये कोशिका झिल्ली, ये था कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर था ये केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर वाला भाग, कोशिका झिल्ली के अंदर वाला जितने भी भाग था इसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रोटोप्लाज्म बोलते थे। इसमें जल की मात्रा कितना था? तो प्रोटोप्लाज्म में जल की जो मात्रा थी, जल की 80% इसकी मात्रा थी। तो यानी प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे? अब लिखता है कि ठोस भाग और तरल। आप लोग का बतलाना चाहिए कि ये आप लोग के बताते कोशिका झिल्ली, ये पूरे के पूरे हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है आप लोग का, एक ठोस भाग और एक है तरल भाग। ठोस भाग को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड पार्ट्स, और तरल भाग को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड पार्ट्स। अब है कि ठोस भाग को हम लोग क्या कहा जाता है, तो ठोस भाग को बतलाए थे कोशिकांग, और लिक्विड पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव यानी कोशिका द्रव। अब क्वेश्चन आ गया कि कोशिकांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बतलाता हूं कि क्या बोला जाता है। सेल ऑर्गेनेली, और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब है कि इसमें कोशिकांग कहा जाता है कि कोशिकांग में कौन कौन से इसमें ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ के अंतर्गत में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, उसके बाद आता है लाइसोसोम, उसके बाद आता है सेंट्रोसोम, के बाद आ जाता है आप लोग का राइबोसोम, सेंट्रोसोम, उसके बाद आ जाता है आप लोग का राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आता है रसधानी, केंद्रक, डीएनए, आरएनए, बहुत सारे पार्ट्स है जो आ जाता है किसमें? सॉलिड पार्ट्स में। अब होगा कि सर ये सॉलिड पार्ट्स में होगा तो क्या क्या होगा, तो देखिए मैं मानता हूं जैसे यहां हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, यहां हो गया आप लोग का राइबोसोम, यहां हो गया सेंट्रोसोम, यहां हो गया आप लोग का लाइसोसोम, यहां हो गया केंद्रक, यहां हो गया आप लोग किसके अंदर? डीएनए, इसके अंदर हो गया डीएनए,
उसके बाद हो गया आरएनए। ये सारा पार्ट ठोस जो कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। इंग्लिश में कहा जाए तो हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली, यानी सेल के अंदर, ऑर्गेनेली यानी सेल के अंदर। और सेल के अंदर कौन कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। अभी मैंने कुछ ही कोशिकांग का नाम लिखा है, बाकी और सब मैं जब सेल सब्जेक्ट चालू करूंगा, आप लोग का सेल जब कहा जाता है लेसन चालू करूंगा, तो आपको पूरा डिटेल्स में इसके बारे में आपको बतलाने की कोशिश में करूंगा। तो ये था आप लोग का जीव द्रव, कि जीव द्रव होना बहुत ही जरूरी होती है। क्या समझे? अब हम तीसरा लक्षण आज क्लियर कर दिए, तीसरा आप लोग का जो था प्रॉपर्टीज क्लियर कर दिए। अब हम चौथे की तरफ चलते हैं, जिसको बोला जाता है मेटाबोल्जियम। बतलाए थे जिसको उपचयन के नाम से जाना जाता है, उपचयन के नाम से जाना जाता है। अब हम थोड़ा चलते हैं उपचयन के माध्यम में कि उपचयन क्या होता है। कल हम उपचयन में बतलाए थे कि उपचयन जो होती है वो दो प्रकार का होती है। एक होता है आप लोग का बेटा अपचयन और एक होता है उपचयन। उपचयन जो होती है वो दो प्रकार का होता है, एक उपचयन और एक अपचयन। एक में क्या होता है कि एक में ब्रेकडाउन होती है, यानी भोजन को कैसे टूटता है तो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज कैसे टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। और एक में क्या होता है कि संयोग होता है, जैसे 20 एमिनो एसिड मिलकर 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का हो रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे उपचयन। और भोजन को यदि टूट रहा है तो इसको बोलेंगे अपचयन। तो ये मेटाबोल्जियम ये जीवों का बहुत बड़ा क्या है, लक्षण है। क्या समझिए? मैं बतलाने की इसको कोशिश करूंगा, तब इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम लोग पढ़ने वाले हैं उपचयन। उपचयन, और ये उपचयन जो होता है दो प्रकार के होती है। उपचयन जो होती है दो प्रकार की होती है। सर डायरेक्ट दो प्रकार के होते हैं, उपचयन क्या है? तो याद रखिए जीवों के लिए याद रखिए, जब हम न्यूट्रिशन करते हैं, भोजन लेते हैं, तो सबसे पहले भोजन हम बड़े जटिल पदार्थ, कम्प्लेक्स जटिल पदार्थ में लेते हैं, और ये जटिल पदार्थ को धीरे धीरे हमारे एंजाइमों के माध्यम से ये टूटता है, एंजाइमों के माध्यम से टूटता है। अब ये एंजाइमों के माध्यम से जब टूटेगा तो याद रखिए कि हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारे केमिकल क्या होती है, रिएक्शन होते हैं। हम बाहर से, अब केमिकल रिएक्शन कैसे होगा? केमिकल रिएक्शन करने के बाद हमारे बॉडी में जो होती है क्या, कि जो भोजन करते हैं उसको एंजाइम के माध्यम से टूटता है। क्या करता है बेटा? टूटता है। अब सबसे पहले देखें उपचयन जो है वो क्या है, सबसे पहले समझेंगे। तो आप उपचयन के बारे में आगे मैं आप लोग के बताता हूं कि जीवों के शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के कहा जाता है, मैं आप लोग के बतलाने की कोशिश करता हूं कि जीवों के बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसे उपचयन कहते हैं। तो उसे उपचयन कहते हैं, मेटाबोल्जियम कहा जाता है उपचयन का। तो अब हमारे बॉडी के अंदर दो तरह का रिएक्शन होता है। अब होता है कि ये तो शरीर के अंदर रिएक्शन हो रहा है सर, ये किसके अंदर हो रहा है? ये शरीर का अंदर रिएक्शन होता है। लेकिन एक डिफिनेशन और मैं बता रहा हूं, जब सेल के अंदर, जब सेल के अंदर, मैंने पहले इसके पहले वाला क्लास में आपको मैंने बतलाया मेरे दोस्तों कि सेल के अंदर भी कोशिकांग होता है।
तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसे बायो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। कब? जब कहा जाता है कि सेल के अंदर भी रिएक्शन होती है तब। अब हम लोग के देखना होता है कि रिएक्शन किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले केयर करिए कि भोजन के रूप में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मैं बतलाता हूं। सबसे पहले हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा विटामिन, खनिज, मिनरल्स, और ये सारा चीज मिलकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। अब ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस ये रिस्पायरेशन के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो इससे ये ब्रेक डाउन होती है। तो ये शरीर के अंदर होती है। कहाँ होती है? शरीर के अंदर। ब्रेक डाउन होगी तो बनाएगा CO2, H2O और ऊर्जा। ये ऊर्जा जो बनाता है ATP के रूप में बनाता है, जो हमारे सेल उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अब ये बाहर निकलता है, ये जीवों का भी लक्षण है। ये इसमें याद रखिए 20% केमिकल रिएक्शन के साथ भी करता है। बाकी हम लोग उत्सर्जन के रूप में पसीना भी बाहर निकालते हैं, तो जल ही होती है, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी तोड़ने की क्रिया हो रहा है। तो ये तोड़ने की क्रिया को ना शरीर के अंदर, तो उपचयन में आता है। दो प्रकार की इसको बांटा गया है। एक बांटा गया है कैटाबोल्जियम और एक बांटा गया है एनाबोल्जियम। एक होता है कैटाबोल्जियम और एक होता है एनाबोल्जियम, यानी उपचयन और अपचयन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपचयन होते हैं कितने प्रकार के। उपचयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपचयन और दूसरा होता है उपचयन। एक होता है अपचयन और दूसरा होता है उपचयन। इसका हिंदी होता है कैटाबोल्जियम और इसका होता है एनाबोल्जियम। अपचयन अभिक्रिया कहेंगे किसको हम? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे कैसे हम? तो याद रखिए इसमें ब्रेक डाउन होता है, टूटने का काम करता है। इसमें क्या होता है? जैसे मानते हैं कि एक जटिल पदार्थ है। क्या है? एक जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, और हमारे बॉडी में ये एंजाइम के द्वारा टूटकर छोटे छोटे भागों में ये टूट जाता है। छोटे छोटे भागों में ये टूट जाता है। तो देखो, तो कहीं ना कहीं ये जटिल पदार्थ को ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं? ब्रेक डाउन यानी तोड़ने का काम हो रहा है। तो ये क्रिया कहलाएगा कौची? अपचयन। जैसे भोजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करते हैं जटिल पदार्थ के रूप में। धीरे धीरे एंजाइमों के माध्यम से वो क्या होता है? टूटते जाता है, और टूट टूट के लास्ट में ग्लूकोज के रूप में बनता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम रिएक्शन करता है। मैं बतलाऊंगा इसके बारे में।
कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा तो बतलाएंगे कौन कौन सा एंजाइम भाग लेता है, हमें लार में कितने जल की मात्रा होता है, तो मैं बता देना चाहूँगा कि लार में 99% जल होती है और 1% जो होती है वो एंजाइम होती है, जिसमें 1% में भी कहा जाता है 4 एंजाइम होती है, जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज और म्यूलिन होता है। इस सब का फंक्शन भी बताएंगे, लेकिन अब सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होकर छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा अपचयन। तो क्वेश्चन का भी कल आप लोग का पूछेगा यहाँ पे, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रिस्पायरेशन किस प्रकार का रिएक्शन है, रिस्पायरेशन किस प्रकार, तो डायरेक्ट बोलेंगे कैटाबोल्जियम यानी अपचयन। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कि भोजन का पाचन करना किस प्रकार का रिएक्शन है, किस प्रकार का, तो बोलेंगे क्या अपचयन, क्योंकि भी ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन आप लोग के देखिएगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे अमीनो अम्ल है, हमारे बॉडी में बहुत सारे अमीनो अम्ल है, और ये बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके, बहुत सारे कहा जाता है अमीनो अम्ल मिलके, क्या समझे, ये एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे इसका सटले अपोजिट, ये जटिल पदार्थ को ब्रेकडाउन करके छोटे छोटे पदार्थों में ब्रेकडाउन टूटता है, और इसमें क्या है कि छोटे छोटे पदार्थ इंक्लूड होकर जुटकर एक बड़ा पदार्थ बनने का काम करता है। कैसा पदार्थ, एक बड़ा पदार्थ बनने का काम करता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो आपको शायद मालूम होगा कि 20 एमिनो एसिड मिलकर, 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। कितने, तो आप लोग के बोलना होगा कि 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन आप लोग के पूछेगा डायरेक्ट कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, क्वेश्चन पूछेगा कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन में टूटता है, ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, तो इसका मतलब है कि अपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। क्या समझे, क्वेश्चन अराइज करेगा। उसके बाद क्वेश्चन 20 एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करता है, तो एक प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछेगा अपचयन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो जिसमें हम लोग कहेंगे छोटे छोटे पदार्थों मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, तो उससे हम लोग उपचयन कहेंगे। जैसे छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो अपचयन अभिक्रिया में हम लोग समझाएंगे कि जटिल पदार्थ एंजाइमों के माध्यम से टूटकर, कहा जाता है कि छोटे छोटे भागों में टूट जाता है या बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। ये था आपको छोटा सा एक उपचयन का, समझे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए हो गया। बाकी अगला दिन हम आप लोग के बतलाएंगे, और सब प्रॉपर्टीज भी है उसके बारे में, फिर हम अगला दिन आपको बतलाएंगे। आज भर आपका क्लास इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट डे। डेट्स ऑल। ओके, धन्यवाद।